हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मनुष्यों में जनन। तो इस प्रकार जो है हमने पुष्पों में पढ़ लिया जनन। तो मनुष्य में जनन जो होता है उसके पहले सबसे पहले आती है आपकी यौवनावस्था यानी परिपक्वता जनन अंगों में। तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं मनुष्य में, बच्चों में, लड़कों में कौन कौन से बदलाव होते हैं, लड़कियों में क्या क्या बदलाव आते हैं, वो हमने कल पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम नर जनन तंत्र, यानी जो नर जनन तंत्र होता है वो किस प्रकार होता है, क्या कार्य करता है। उसके बाद आएगा मादा जनन तंत्र, वो हम उसके बाद पढ़ते हैं। चलिए सबसे पढ़ते हैं नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में सबसे पहले इसका भाग आता है वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। ठीक है, वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। अब वृषण कोश तापमान जो है तुलनात्मक रूप से कम होता है जिसके कारण वहाँ पे शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु यहाँ बनते हैं कहाँ पे, वृषण में। अब वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल सेक्स ऑर्गन है, हार्मोन है। ये क्या कार्य करता है? नंबर 1 यह शुक्राणु को उत्पन्न करता है। नंबर 2 लड़कों में यौवनावस्था में परिवर्तन लाता है। तो ये है हमारा नर जनन तंत्र का पहला भाग वृषण। ठीक है, तो वृषण यहाँ देख लेते हैं, ये है आपका वृषण। ठीक है, तो वृषण जो है ये इसके अंदर जो है आपके शुक्राणु उत्पन्न होते हैं और शुक्राणु जो है तापमान कम होता है जिसके कारण शुक्राणु जो है अच्छी तरह उत्पन्न और स्वस्थ रहे। इसके बाद ये जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जिसके द्वारा यह सिक्रेट होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मनुष्यों में जो है बहुत सारे चेंजेस लाता है, जैसे शरीर में जननांगों की परिपक्वता, दाढ़ी मूछ लाना आदि। तो ये थे वृषण। उसके बाद आता है दूसरा हमारा शुक्र वाहिनी। ये नर जनन तंत्र का दूसरा भाग है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी क्या करती है? यह शुक्राणुओं को वृषण से ले जाकर शीशन तक पहुंचाती है। ठीक है, जब हमारे शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होते हैं तो यह वृषण से ले जाकर शीशन तक पहुंचाती है, इसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये है हमारी शुक्र वाहिनी। ये हमारा क्या है? ये हमारा वृषण है। यहाँ से ये जो गई ऊपर को, इसको बोलते हैं हम शुक्र वाहिनी। क्या बोलते हैं इसको हम? शुक्र वाहिनी। ये है हमारी शुक्र वाहिनी। तो ये ले जाती है हमारी शीशन तक शुक्राणु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मूत्र मार्ग। यह मूत्र और वीर्य दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता होता है, एक समान रास्ता होता है। इस मार्ग से दोनों मूत्र भी और यानी पेशाब हम उसी मार्ग से करते हैं, टॉयलेट, और यूरिन और साथ में वीर्य भी इसी मार्ग से हमारा बाहर निकलता है। ठीक है, इसको हम बाहरी आवरण के साथ ही से हम शीशन कहते हैं। इसका बाहरी जो आवरण होता है इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं? इसको शीशन कहते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं डायग्राम में। ये शीशन है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये कॉमन पाथ है जो यहाँ से आया शीशन में शुक्राणु और पेशाब जो इसी मार्ग से हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम संबंधित ग्रंथियाँ। इसके अलावा चौथा भाग जो है हमारा मनुष्य का जो है जनन नर जनन तंत्र का, वो है संबंधित ग्रंथियाँ। तो शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि, ये दो ग्रंथियाँ होती है। ये अपने स्राव शुक्र वाहिनी में डालती है। मतलब जनन तंत्र में जो हमारी संबंधित ग्रंथियाँ होती है वो भी बहुत रोल अदा करती है। तो वो है शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। मनुष्यों में ये क्या करती है? अपने द्वारा स्रावित पदार्थों को शुक्र वाहिनी में डालती है। शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण जो वो डालती हैं तो शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। अब यह तरल माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है और शुक्राशय ग्रंथि एक लिक्विड पदार्थ पैदा करती है जो कि यह शुक्राणु में डाल देती है, और शुक्राणु जिसके कारण तरल माध्यम में आ जाते हैं, और ये तरल माध्यम जो है शुक्राणु को पोषण देता है। ठीक है, उनके स्थानांतरण, किनके? शुक्राणु के स्थानांतरण में भी यह सहायता करते हैं। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। अब वीर्य में क्या होता है? शुक्राणु और ग्रंथियों का स्राव होता है। इस प्रकार जो है यह इसको बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये आप डायग्राम देख लीजिए। ये मानव का नर जनन तंत्र है। तो यहाँ से ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, और ये मूत्र वाहिनी है, और ये शुक्राशय है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है,
और शुक्र से जो शुक्र ग्लैंड है, ये ग्रंथियाँ क्या करती है, इसमें एक तरल पदार्थ डालती हैं, जिसके कारण जो है आपके शुक्राणु जो है तरल अवस्था में आते हैं और इसको स्वस्थ और पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, ये था मानव का नर जनन तंत्र। अब आता है आपका मादा नर जनन तंत्र। ये भी आपको अच्छी तरह समझाया होगा। चलिए इसको समझते हैं। हालांकि आप इसको अच्छी तरह पढ़ चुके हो जब आप 9th क्लास में थे। चलिए, पहला है इसमें अंडाशय। तो मादा जनन तंत्र में सबसे पहले अंडाशय है। अंडाशय मादा युग्मक तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। ठीक है, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं और यौवनावस्था आरंभ होने में इनमें कुछ ना कुछ अंड परिपक्व होते लगते हैं। ठीक है, अब मादा के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं और इनमें एक अंडा जो है हर महीने परिपक्व होकर उत्पन्न होता रहता है। तो इस प्रकार जो है फिर मादा जनन तंत्र में अंडाशय से अंड परिपक्व होते हैं। इसके बाद क्या होता है, दोनों मादा के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं, उनमें से हर महीने एक अंडा परिपक्व किया जाता है। दोनों में से हर महीने एक परिपक्व अंडे का उत्पन्न किया जाता है। अब अंडाशय जो है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंडा से 2 हार्मोन उत्पन्न करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब ये 2 हार्मोन जो है ये भी अंडाशय के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो पहला आ गया आपका मादा जनन तंत्र में अंडाशय। अंडाशय के कार्य मैंने आपको बता दिए। दूसरा आता है आपका अंडवाहिनी। अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। अंडवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब के क्या कार्य होते हैं, चलिए देखते हैं। यह अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडे को कोशिका को गर्भाशय तक पहुंचाती है। नंबर 2, अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन अंडवाहिनी में होता है। फैलोपियन ट्यूब में यानी इसमें वो निषेचित होते हैं। अंड कोशिका में शुक्राणु और अंड कोशिका आपस में निषेचन होता है, वो होता है अंडवाहिनी में। ये हो गया आपका अंडवाहिनी। ठीक है, तीसरा भाग है आपका गर्भाशय। यहाँ देखिए चित्र में आपका ये गर्भाशय है। ठीक है, और ये आपका अंडवाहिनी है, ये आपका अंडाशय। तो अंडाशय, ये अंडाशय, एक अंडाशय यहाँ पे है, एक अंडाशय यहाँ पे। ये अंडाशय है। अब अंडाशय से क्या होता है, अंडा बनता है, निषेचित होता है और ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ये आपकी अंडवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ जाता है। ठीक है, यहाँ से जब निषेचन होता है शुक्राणु और अंड कोशिका का, तो वो जाता है आपका फिर आगे फर्दर गर्भाशय में, और ये आता है गर्भाशय। यहाँ पे गर्भाशय है, यहाँ पे गर्भ धारण किया जाता है और यहाँ पे गर्भ धारण होता है। ठीक है, ये ग्रीवा है और ये मार्ग है। चलिए, तो नंबर तीसरा पार्ट है वो है गर्भाशय, मादा के जनन तंत्र का। अब गर्भाशय क्या है, यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पर शिशु का विकास होता है और वह यहाँ पे एक भ्रूण से लेकर शिशु का विकास यहीं होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अब गर्भाशय जो है ग्रीवा द्वारा योनि मार्ग से खुलता है और बच्चे का जन्म भी यहीं से होता है। ठीक है, तो ये था आपका गर्भाशय और मादा जनन तंत्र। अब जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब क्या होता है। ठीक है, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो देखिए क्या होता है। नंबर 1, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जब अंड जो निषेचित हो जाता है अंडवाहिनी से तो उसको बोलते हैं हम युग्मनज। अब युग्मनज को गर्भाशय में रोपित किया जाता है। गर्भाशय में रोपित होने के पश्चात युग्मनज में विभाजन और विभेदन शुरू होते हैं और वह भ्रूण का रूप लेता है और भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटा एक विशिष्ट उत्तक है जिसकी तस्तरीनुमा। प्लेसेंटा क्या है, एक उत्तक है जिसकी तस्तरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। और यह क्या करती है प्लेसेंटा, माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करती है। तो ये जो आपकी प्लेसेंटा है ये माँ के रक्त से, खून से ग्लूकोज आदि जो ऑक्सीजन आदि दूसरी पोषण तत्व है वो भ्रूण को देती है। दूसरा, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों को यह बाहर निकालती है, यानी भ्रूण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ होता है उनको भी निपटान करती है। तो ये प्लेसेंटा बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके बाद क्या होता है, जब अंडे का निषेचन हो जाता है तो उससे लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। और गर्भकाल की इस अवधि में लगभग 9 महीने होते हैं और 9 महीने तक ही जो आपका शिशु है वह माँ के गर्भ में ही रहता है। ये हो गया क्या होता है जब अंड कोशिका का निषेचन होता है। अब जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो क्या होता है। ठीक है, मतलब जब आप सेक्सुअली आपस में इंटरकोर्स नहीं करते हैं तो अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो क्या होता है।
देखिए, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। मादा के शरीर में जो अंडाशय होते हैं ना, हर महीने जो गर्भाशय होता है हर महीने खुद को एक निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए तैयार रखता है। गर्भाशय की भीतरी दीवारें, जो मांसल दीवारें होती है, वह मोटी हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है ताकि उसमें अंडा से आ सके, उसमें निषेचित अंडा आ सके, और यह भ्रूण के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। परंतु क्या होता है, यदि उसमें निषेचन नहीं मिलता, यानी उसको निषेचित अंडा तो नहीं मिलता, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो गर्भाशय की भीतरी की दीवारें होती है वह परत जो है धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से खून के रूप में और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है, जिसको रजोधर्म या मासिक धर्म कहा जाता है, जो कि बच्चों में या मैच्योर औरतों में सभी में आता है। और यह जो है जीवन चक्र जो है लगभग 13-12 साल से शुरू हो जाता है। 11 साल से जब यौवनावस्था आरंभ होती है बच्चे में, तब से लेके और लगभग 45 से 50 साल तक उम्र तक यह औरतों में रहता है। ठीक है, तो यह चक्र 1 महीने का समय लेता है, और यह महीना डिपेंड करता है, किसी का 28 से 30 दिन होता है, किसी का 25 से 30 दिन, अलग अलग शरीर की बनावट के हिसाब से। तो इस महीने का लेता है, तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंडे उत्पन्न होना बंद हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, और जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो रजोनिवृत्ति क्या होती है, जब रजोधर्म आना, मासिक धर्म आना बंद हो जाए, उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। और रजोदर्शन क्या होता है, जब मासिक धर्म या रजोधर्म आना शुरू हो, पहला हो, यानी जिस दिन पहला रजोधर्म आया उसको बोलते हैं रजोदर्शन। तो इस प्रकार जो है यह आपका मादा जननांग जनन तंत्र पूरा होता है। उसके बाद आता है जनन का स्वास्थ्य। जनन का स्वास्थ्य ये पढ़ लेते हैं। देखिए, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। तो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने को ही जनन स्वास्थ्य कहा जाएगा। रोगों का लैंगिक संचरण, STD, इसको बोलते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। तो अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी होता है, यानी असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा कई बीमारियां फैलती है, जैसे HIV एड्स है। HIV एड्स या मस्सा है। HIV एड्स क्या होती है आपकी, HIV की फुल फॉर्म होती है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा फैलती है, जिसका जो वायरस होता है उसको बोलते हैं HIV। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो इसकी रोकथाम की जा सकती है कंडोम का इस्तेमाल करके। जब आप संभोग करें तो कंडोम का इस्तेमाल करें, और यौन रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है गर्भ निरोधन। अब गर्भ धारण को रोकना है या गर्भ को धारण करने से रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कॉपर टी वगैरह, बहुत सारे प्रसाधन हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी प्रसाधनों को बोला जाता है गर्भ निरोधक या गर्भरोधक। ठीक है, गर्भरोधन कहा जाता है इनको। अब गर्भरोधन के प्रकार कौन कौन से, किन किन प्रकारों से गर्भ को रोका जा सकता है। नंबर 1, यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध क्या होता है आपका, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, इसको बोलते हैं यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध वह प्रक्रिया होती है जिसमें शुक्राणु को ही अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। जैसे उदाहरण, शीशन को ढकने वाले कंडोम। ये कंडोम भी एक इसका उदाहरण है, क्योंकि इसके द्वारा जो है शुक्राणु जब शीशन से निकलते हैं तो कंडोम में रहते हैं, वो आगे नहीं जाते। दूसरा, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप, जैसे कॉपर टी वगैरह, वो योनि के अंदर फिट किए जाते हैं, जिसके कारण जो है शीशन से जब स्पर्म या शुक्राणु निकलते हैं तो वो कैप में इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर जाते ही नहीं आपकी अंडवाहिनी में, अंड कोशिका में। इस प्रकार इन प्रकार के तरीकों को बोला जाता है यांत्रिक अवरोध। ठीक है, दूसरे हैं रासायनिक तकनीक। हम पढ़ रहे हैं गर्भ निरोधक तरीके। तो पहला है यांत्रिक अवरोध जो मैंने आपको बताया, दूसरा है रासायनिक टेक्निक। अब इसमें क्या है, मादा के अंड को ना बढ़ने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन को संतुलन में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो रासायनिक तकनीकों द्वारा मादा के अंडे को बढ़ने नहीं दिया जाता, इसके लिए दवाई दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हार्मोन के संतुलन को ही परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके अन्य प्रभाव जो होते हैं क्या होते हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे अत्यधिक मात्रा में खून निकलना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, ये बहुत सारे इसके प्रभाव हो सकते हैं। जो हम पिल्स लेते हैं, जो एंटी प्रेगनेंसी टैबलेट्स होती है, पिल्स होती हैं, तो वो कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा तरीका है IUCD,
IUCD क्या होती है? इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस। ठीक है, IUCD इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे मैंने आपको बताया कॉपर टी पहले। तो ये लूप या कॉपर टी चीज़ें होती है जो गर्भाशय में स्थापित की जाती है। इसके कारण जो है गर्भाधारण भी नहीं होता, गर्भधारण नहीं होता। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद पढ़ते हैं लास्ट वाला टॉपिक हमारा शल्य क्रिया तकनीक। और चौथी जो गर्भ निरोधक तकनीक है वो है शल्य क्रिया तकनीक। अब इसके क्या होता है, इसमें नसबंदी की जाती है। पुरुषों में शुक्राणु वाहिकाओं को ही रोक दिया जाता है, जिसके कि शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोका जाता है। यानी शुक्राणु उत्पन्न तो होते हैं पर वो आगे ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि जो शुक्रवाहिनियाँ हैं उनको बीच से रोक दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। तो इसको बोला जाता है शल्य क्रिया टेक्निक। तो इस प्रकार जो है मनुष्यों में जनन होता है, और मादा और नर जनन तंत्र हमने पूरे पढ़े। तो बच्चों यहीं पर आपका चैप्टर 8 जीवों में जनन पूरा होता है। मुझे उम्मीद है आप बच्चों ने अच्छी तरह यह समझा होगा और आपको पूरी तरह से ये समझ आया होगा। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ आया, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।